मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें समंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की कहीं मालूम होती थी। मैं गेट ऑफ इंडिया के उस तरफ पहला बेंच छोड़कर जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और हद नजर तक फैले हुए समंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समंदर और आसमान ढल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी और ऐसा मालूम होता था का बहुत बड़ा गुदले रंग का कालीन है जिसे अधर से अधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कंपनी रोशन थे, जिनका अक्स किनारे के लर्जा पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रेंग रहा था। मेरे पास पत्थरीली दीवार के नीचे कई कुश्तियों के लपटे हुए बागबान और बांस होले होले हरकत कर रहे थे। समंदर की लहरें और तमाशाइयों की आवाजें गिननाहट बनकर फजा में घली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने जोर से की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डबिया निकाली, मगर माचिस न मिली। जाने कहाँ भूल आया था। सिगरेट की डबिया वापस जेब में रखने ही वाला था का पास से किसी ने कहा, माचिस ले जाएगा। मैंने मुड़ कर देखा। बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बम्बई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी बड़ी इनायत है, उसने जवाब दिया। आप सिगरेट से लगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से उस बात का पता चलता था कि इसे कोई जल्दी नहीं है और न इसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का पता कैसे चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चनाचा मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ रखिए। और ये कहकर मैंने सिगरेट की डबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ अपना बरान पिया करता हूँ। आप माने न माने, मगर मैं तस्मिया कहता हूँ कि उस बार उसने फिर छोड़ बोला। उस मरतबा फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कसद कर लिया था कि इसे जरूर अपने पास बैठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें मुश्किल की कोई बात ही न थी, क्योंकि उसके 2 जमीलों ही ने मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए, लेकिन बीत वक्त उसके दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास न बैठे और मेरा सिगरेट न पिए। चनाचा हाँ और न का ये तसादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका औजूद भी होने और न होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसा का मैं बयान कर चुका हूँ, बेहद पेला था। उस पर उसकी नाक, आंखों और मुंह के खतूत उस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होंठ भर से आते, लेकिन फिर राख में लपटी हुई चिंगारी के मानंद सो जाते। उसके चेहरे के दूसरे खतूत का भी यही हाल था। आंखें गुदले पानी की 2 बड़ी बड़ी बूंदें थीं जिन पर उसकी छदरी पलकें झुकी हुई थीं। बाल काले थे, मगर उनकी स्याही जले हुए कागज के मानंद थी जिनमें घोंसलापन होता है। करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा कि मैं उससे पेशतर बयान कर चुका हूँ, उसके चेहरे के खतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी न छोटा न बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता,
तो उसके कद में नुमाया फर्क पैदा हो जाता। उस तरह जब कि वो एकदम खड़ा होता तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मेले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरत इस्तेमाल के बावजूद घस गए थे और फूसले नकुल आए थे। काल खिला था और कमीज बस एक और धुलाई की मार थी, मगर उन कपड़ों में भी वो खुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैंने सही कर रहा था उसलिए कहा कि उनका जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे औजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से उजल रखना चाहता है। मैं एक खड़ा हवा और सिगरेट सलगा कर उसकी तरफ डबिया बढ़ा दी। शौक फरमाइए, ये मैंने कुछ उस तरीके से कहा और फौरन माचिस सलगा कर उस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डबिया में से सिगरेट निकाल कर मुंह में दबा लिया और इसे सलगा कर पीना भी शुरू कर दिया, लेकिन एकाएक ही इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह में से सिगरेट निकाल कर मुस्नी खांसी के आसार हल्लुक में पैदा करते हुए उसने कहा कि वो निडर मुझे रास नहीं आते, उनका तंबाकू बहुत तेज है, मेरे गले में फौरन खराशी पैदा हो जाती हैं। मैंने उससे पूछा, आप कौन से सिगरेट पसंद करते हैं? उसने ततला कर जवाब दिया, मैं दरअसल सिगरेट बहुत कम पीता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अरोकिर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 35 पीता हूँ जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बम्बई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया इसके मुतालिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं। उसने एक ही सांस में 2 झूठ बोले जो मुझे हज़म न हुए, मगर मैं खामोश रहा। हालांकि सच अर्ज करता हूँ उस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश चटकियाँ ले रही थी कि उसका गुलाफ उतार दूं और उसकी दरोगोई को बेनकाब कर दूं और इसे कुछ उस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांगे। मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उस फैसले पर पहुंचा कि उसने जो कुछ कहा है उसका जुज़्व बन कर रह गया है। झूठ बोल कर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है मुझे नजर न आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है उसको हकीकत समझता है। उसके झूठ में उस कदर अखलास था, यानी उसने इतने परखलूस तरीके पर झूठ बोला था कि उसकी मिजाज में हल्की सी जंबिश भी पैदा नहीं हुई थी। खैर उस किस्से को छोड़िए, ऐसी बारीकियां मैं आपको बताने लगूं तो सिफहों के सिफहे काले हो जाएंगे और अफसाना बहुत खुश्क हो जाएगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसको राह पर लगाया और एक और सिगरेट पेश करके समंदर के दिलफरेब मंजर की बात छेड़ दी। क्योंकि अफसाना निगार हूँ इसलिए कुछ उस दिलचस्प तरीके पर इसे समंदर, अपोलो बंदर और वहाँ आने जाने वाले तमाशाइयों के बारे में चंद बातें सुनाई कि चंद सिगरेट पीने पर भी उसके हल्लुक में खरखराहट पैदा न हुई। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया तो वो अट खड़ा हुआ और कहने लगा, आप मिस्टर हैं, मैं आपके कई अफसाने पढ़ चुका हूँ। मुझे मालूम न था क्या हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, वाल्ला बहुत खुशी हुई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर उसने अपनी बात शुरू कर दी। हाँ, खूब याद आया, अभी हाल ही में आपका एक अफसाना मैंने पढ़ा है, इनवान भूल गया हूँ। उसमें आपने एक लड़की पेश की है जो किसी मर्द से मोहब्बत करती थी, मगर वो इसे धोखा दे गया। इसी लड़की से एक और मर्द भी मोहब्बत करता था, जो अफसाना सुनाता है जब उसको लड़की की अफ्तार का पता चलता है तो वो उससे मिलता है और उससे कहता है, जिंदा रहो। उन चंद घड़ियों की याद में अपनी जिंदगी की बुनियादें खड़ी करो जो तुमने उसकी मोहब्बत में गुजारी हैं। उस मुसरत की याद में जो तुमने चंद लम्हात के लिए हासिल की थी। मुझे असल इबारत याद नहीं रही, लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन को छोड़िए,
आप ये बताइए कि वो आदमी आप तो नहीं थे, मगर क्या आप ही ने उससे कोठे पर मुलाकात की थी और उसकी थकी हुई जवानी को ऊँघती हुई चांदनी में छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थे। ये कहते हुए वो एकदम ठहर गया। मगर मुझे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। अपने दिल का हाल कौन बताता है? उस पर मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात में सब कुछ पूछ लेना और सब कुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? वो जोश जो गुफ्तगू करते वक्त उसके अंदर पैदा हो गया था एकदम ठंडा पड़ गया। उसने धीमे लहजे में कहा, आपका फरमाना बिल्कुल दरस्त है, मगर क्या पता है कि आपसे फिर कभी मुलाकात न हो। उस पर मैंने कहा, उसमें शक नहीं, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं। बेकार आदमी हूँ, यानी अफसाना निगार। शाम को हर रोज इसी वक्त बुश्ती का बीमार न हो जाऊं, आप मुझे हमेशा इसी जगह पर पाएंगे। यहाँ बेशुमार लड़कियाँ सैर को आती हैं, और मैं इसलिए आता हूँ कि खुद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकूं। मोहब्बत बड़ी चीज नहीं है। मोहब्बत। उसने उससे आगे कुछ कहना चाहा मगर न कह सका, और जलती हुई रस्सी की तरह आखिरी बिल खाकर खामोश हो गया। मैंने अज़राह मजाक उससे मोहब्बत का जिक्र किया था। दरअसल उस वक्त फजा ऐसी दिलफरेब थी कि अगर किसी औरत पर आशिक हो जाता तो मुझे अफसोस न होता, जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हूँ। नियम तारीकी में बिजली के पंप में कतार अंदर कतार आंखें झपकना शुरू कर दे, हवा में खनकी पैदा हो जाए और फजा पर एक अफसानवी कैफियत सी छा जाए तो किसी अजनबी औरत की कुर्बत की जरूरत महसूस हवा करती है। एक ऐसी जिसका एहसास तहत शौर में छपा रहता है। खुदा मालूम उसने किस अफसाने के मुताल्लिक मुझसे पूछा था। मुझे अपने सब अफसाने याद नहीं, और खास तौर पर वो तो बिल्कुल याद नहीं जो रोमानी हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम औरतों से मिला हूँ। वो अफसाने जो मैंने औरतों के मुताल्लिक लिखे हैं या तो किसी खास जरूरत के मातहत लिखे गए हैं या महज दिमागी याशी के लिए। मेरे ऐसे अफसानों में चूंकि खलूस नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके मुताल्लिक गौर नहीं किया। एक खास तबके की औरतें मेरी नजर से गुजरी हैं, और उनके मुताल्लिक मैंने चंद अफसाने लिखे हैं, मगर वो रोमान नहीं है। उसने जिस अफसाने का जिक्र किया था वह यकीनन कोई अदना दर्जे का रोमान था, जो मैंने अपने चंद जज्बात की प्यास बुझाने के लिए लिखा होगा। लेकिन मैंने तो अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जब वो मोहब्बत कहकर खामोश हो गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मोहब्बत के बारे में कुछ और कहूँ। चनाचा मैंने कहना शुरू किया, मोहब्बत की यूं तो बहुत सी किस्में हमारे बाप दादा बयान कर गए हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मोहब्बत ख्वाह मुल्तान में हो या साइबेरिया के यखबस्ता मैदानों में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बदकिरदार करे या नेकोकार, मोहब्बत ही रहती है। उसमें कोई फर्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा होने की सूरत हमेशा ही एक सी चली आ रही है, इसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती है। ये जुदा बात है कि सईदा बेगम हिस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में गुलाम महमद के दिल में भंगुर मोहब्बत पैदा कर दे, और नटोर लाल के दिल में कोई रानी। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमजोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बाज दफा बच्चे बड़ी तकलीफ से पैदा होते हैं, बाज दफा मोहब्बत भी बड़ी तकलीफ देकर पैदा होती है। जिस तरह औरतों का हमल कर जाता है, इसी तरह मोहब्बत भी कर जाती है। बाज दफा बांझपन पैदा हो जाता है। अधर भी आपको ऐसे आदमी नजर आएंगे जो मोहब्बत करने के मामला में बांझ हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश उनके दिल से हमेशा के लिए मिट जाती है, या उनके अंदर वो
जज्बा ही नहीं रहता। नहीं, ये ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद होती है, मगर वो उस काबिल नहीं रहते कि मोहब्बत कर सकी। जिस तरह औरत अपने जिस्मानी नकाइस के बावजूद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इसी तरह ये लोग चंद रूहानी नकाइस की वजह से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कवत नहीं रखते। मोहब्बत का इस्क़ात भी हो सकता है। मुझे अपनी गुफ्तगू दिलचस्प मालूम हो रही थी, चनाचा में उसकी तरफ देखे बगैर लेक्चर दिए जा रहा था। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो समंदर के उस पार खला में देख रहा था और अपने ख्यालात में गुम था। मैं खामोश हो गया। जब जोर से किसी मोटर का हॉर्न बजा तो वो चौंका और खाली ज़हन होकर कहने लगा, जी आपने बिल्कुल दरस्त फरमाया है। मेरे जी में आई कि उससे पूछूं। दरस्त फरमाया है, उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन मैं खामोश रहा और उसको मौके दिया कि अपने वज़नी ख्यालात दिमाग से झटक दे। वो कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद उसने फिर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। लेकिन खैर छोड़िए उस किस्से को। मुझे अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम हुई थी। मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए। चनाचा मैंने फिर से कहना शुरू किया तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज आदमी भी मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं, यानी उनके दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि उस बांझपन का बाउस रूहानी नकाइस है। आपका क्या ख्याल है? उसका रंग गोरबी जर्द पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये तब्दीली उसके अंदर उतनी जल्दी पैदा हुई कि मैंने घबरा कर उससे पूछा, खैरियत तो है? आप बीमार हैं? नहीं तो उसकी परेशानी और भी ज्यादा हो गई। मुझे कोई बीमारी हो या मारी नहीं है, लेकिन आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूँ? मैंने जवाब दिया, उस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं। आपका रंग खौफनाक तौर पर जर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। आइए, मैं आपको छोड़ आऊं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मगर मैं बीमार नहीं हूँ। भी कभी मेरे दिल में मामूली सा दर्द पैदा हो जाया करता है, शायद वही हो। मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कि मेरी बात गौर से सुन सकता। लेकिन जब उसने असरार किया तो मैंने कहना शुरू किया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का तस्वर करता हूँ जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दाएं मांगती है खुदा के हुजूर, में गड़बड़ाती है, और जब वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना गोहर मकसूद ढूंढती है, शुमशानों से राख लाती है, कई रातें जाग कर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मनते मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है। तो मैं ख्याल करता हूँ कि उस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे इंदु पर इतना रहम नहीं आता जितना उन लोगों पर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थूक नगल कर दफ्तर खड़ा हुआ और परली तरफ मुंह करके कहने लगा, ओह बहुत देर हो गई, मुझे जरूरी काम के लिए जाना था। यहाँ बातों बातों में कितना वक्त गुजर गया। मैं भी अट खड़ा हुआ। वो पलटा और जल्दी से मेरा हाथ दबा कर, लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर उसने अब रख्सत चाहता हूँ कहा और चल दिया। दूसरी मरतबा उससे मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर ही पर हुई। मैं सैर का आदी नहीं हूँ, मगर उस जमाने में हर शाम अपोलो बंदर पर जाना मेरा दस्तूर हो गया था। एक महीने के बाद जब मुझे आगरा के एक शायर ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा जिसमें उसने नहायत ही हरैसाना तौर पर अपोलो बंदर और वहां जमा होने वाली परियों का जिक्र किया,
और मुझे उस लिहाज से बहुत खुश किस्मत कहा कि मैं बम्बई में हूँ तो अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए फना हो गई। अब जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता है तो मुझे आगरे के शायर का खत याद आ जाता है और मेरी तबीयत मतला जाती है। लेकिन मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूँ जब खत मुझे नहीं मिला था और मैं हर रोज जाकर शाम को अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके उस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते हैं। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाकई नहीं हुई थी। हवा चल रही थी। थके हुए मुसाफिर की तरह सैर करने वालों का हजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थी। बेंच भी सब के सब और थे। जहाँ बैठा करता था वहाँ दो बातोनी, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर मुख्तलिफ लहज़ और लहजा से। पारसी की आवाज में दो सुर थे। वो कभी बारीक सुर में बात करता था, कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे त्वते मीना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लामतनाही गुफ्तगू से तंग आके रखा और टालने की खातिर ताज महल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं इसे पकार न सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकन हो गईं, जैसे इसे वो चीज मिल गई हो जिसकी इसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। चलिए सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली नहीं। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने के बाद हम दोनों रेस्टोरेंट में बीच की कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने इसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर अरोलेख से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही मौकूफ कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो। मिसाल के तौर पर 555 चनाचा मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन इसी शाम खरीदा था। उसने डब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई, कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये न समझेगा का मैंने आपके कहने पर ये सिगरेट पीना शुरू किए हैं। इत्तेफाक की बात है का आज मुझे भी डॉक्टर अरोलेख के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चनाचा उसने मुझसे कहा कि ये सिगरेट पिया करो, लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई हैं। चनाचा मैंने फौरन जेब से वो नस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलेख ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये अबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान उस नुस्खे में जमा कर दिया है। उस कागज को जिस पर अभरे हवे काले हरूफ में डॉक्टर अरोलेख का नाम और पत्ता मंदर्ज था और तारीफ भी लिखी हुई थी। उसने चौनिगाहों से देखा और वो इज़्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चनाचा उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन खत्म हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता। काम ज्यादा करते हैं लेकिन अजरत बहुत कम मिलती है। उसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गईं। पहली मुलाकात और उस मुलाकात में गालबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था। आंखों के गिर्द स्याह हलुके पैदा हो रहे थे। इसे गालबन कोई तकलीफ थी जिसका एहसास इसे हर वक्त रहता था, क्योंकि बातें करते करते बाज औकात मुड़ खेर जाता और उसके होंठों में से गैर इरादी तौर पर आन खुल जाते।
अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होंठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफी देख कर उससे अचंत तौर पर पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास एक तीखी सी मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हवा करती है जो जाहिर करना चाहते हैं कि वो मौत से खौफ नहीं, उसके होंठों पर फैली। मैं उदास नहीं हूँ, आपकी तबीयत उदास होगी। ये कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और खड़ा हुआ। अच्छा तो मैं इजाजत चाहता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि इसे किसी जरूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने इसे न रोका और जाने दिया। उस दफा फिर उसका नाम दरियाफ्त न कर सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था। वो उदास था, बल्कि यूं कहे कि उदासी उसके रग व रेशा में सरायत कर चुकी थी। मगर वो नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो। वो दो जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो जिसकी तख्लीक में हर घड़ी हर लम्हा मसरूफ रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी के ये दोनों पहलू नाकाम थे। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। उससे तीसरी मर्तबा मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। उस दफा मैं इसे अपने घर ले गया। रास्ते में हमारी कोई बातचीत न हुई, लेकिन घर पर उसके साथ बहुत सी बातें हुई। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वो फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के खिलाफ अपने आप को बहुत तरोताज़ा और बातूनी जाहिर करने की कोशिश की। उसको उस हालत में देखकर मुझे उस पर और भी तरस आ गया। वो एक मौत जैसी यकीनी हकीकत को झटला रहा था, और मजा ये है कि उस खुदफरेबी से कभी कभी वो मुतमईन भी नजर आता था। बातों के दौरान में उसकी नजर मेरे मेज पर पड़ी। शीशे के फ्रेम में उसको एक लड़की की तस्वीर नजर आई। अटकर उसने तस्वीर की तरफ जाते हुए कहा, क्या मैं आपकी इजाजत से ये तस्वीर देख सकता हूँ? मैंने कहा, बसद शौक। उसने तस्वीर को एक नजर देखा और देखकर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी खूबसूरत लड़की है, मैं समझता हूँ कि आपकी। जी नहीं, एक जमाना हवा उससे मोहब्बत करने का ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था, बल्कि यूं कहे कि थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा भी हो गई थी। मगर अफसोस है कि उसको उसकी खबर तक न हुई, और मैं नहीं बल्कि वो बयां दी गई। ये तस्वीर मेरी पहली मोहब्बत की यादगार है जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई। ये आपकी मोहब्बत की यादगार है। उसके बाद तो आपने और भी बहुत से रोमान लड़ाए होंगे। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, यानी आपकी जिंदगी में तो कई ऐसी नामुकम्मल और मुकम्मल मोहब्बतें मौजूद होंगी। मैं कहने ही वाला था कि जी नहीं, खाकसार भी मोहब्बत के मामले में आप जैसा बंजर है। मगर जाने क्यों ये कहता कहता लग गया और ख्वाह मुख्वाह झूठ बोल दिया। जी हाँ, ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। आपकी किताब जिंदगी भी तो ऐसे वाकयात से भरपूर होगी। वो कुछ न बोला और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी गहरे समंदर में गोता लगा गया है। देर तक जब वो अपने ख्यालात में गर्क रहा और मैं उसकी खामोशी से उदास होने लगा, तो मैंने कहा, अजी हजरत, आप किन ख्यालात में खो गए? वो चूक पड़ा। मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, कोई बीती कहानी याद आ गई? कोई बछड़ा हवा सपना मिल गया? पराने जख्म हरे हो गए? जख्म, पराने जख्म, कई जख्म नहीं, सिर्फ एक ही है, बहुत गहरा, बहुत कारी, और जख्म में चाहता भी नहीं। एक ही जख्म काफी है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे में टालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उस छोटी सी जगह में जहाँ कुर्सियाँ, मेज और चारपाई सब कुछ पड़ा था, टालने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेज के पास इसे रुकना पड़ा। तस्वीर को अब की दफा गहरी नजरों से देखा और कहा, उसमें और उसमें
कितनी मुशाबहत है, मगर उसके चेहरे पर ऐसी शोखी नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थी, मगर उन आंखों की तरह उनमें शरारत नहीं थी। वो फिक्रमंद आंखें थी, ऐसी आंखें जो देखती भी हैं और समझती भी हैं। ये कहते हुए उसने एक सिर दआ भरी और कुर्सी पर बैठ गया। मौत बिल्कुल नाकाबिल फाम चीज है, खास तौर पर उस वक्त जब कि ये जवानी में आए। मैं समझता हूँ कि खुदा के अलावा एक ताकत और भी है जो बड़ी हास्ट है, जो किसी को खुश देखना नहीं चाहती। मगर छोड़िए उस किस्से को। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, आप सुनाते जाइए, लेकिन अगर आप ऐसा मुनासिब समझी, सच पूछिए तो मैं ये समझ रहा था कि आपने कभी मोहब्बत की ही ना होगी। ये आपने कैसे समझ लिए कि मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं? और अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताब जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी होगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो ये दुख मेरे दिल में कहाँ से पैदा हो गया है? मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो मेरी जिंदगी को ये रोग कहाँ से चमक गया है? मैं रोज बरोज मून की तरह क्यों पिघला जा रहा हूँ? ज़ाहिर ये तमाम सवाल वो मुझसे कर रहा था, मगर दरअसल वो सब कुछ अपने आप ही से पूछ रहा था। मैंने कहा, मैंने झूठ बोला था कि आपकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात होंगे, मगर आपने भी झूठ बोला था कि मैं उदास नहीं हूँ और मुझे कोई रोग नहीं है। किसी के दिल का हाल जानना आसान बात नहीं है। आपकी उदासी की और बहुत सी वजहें हो सकती हैं, मगर जब तक मुझे आप खुद न बताएं मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूं? उसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। आपको यकीनन बात बड़ा सदमा पहुंचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमदर्दी इसे वापस नहीं ला सकती। उस औरत को मौत की गहराइयों से निकाल कर मेरे हवाले नहीं कर सकती जिससे मुझे प्यार था। आपने मोहब्बत नहीं की, मुझे यकीन है आपने मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि उसकी नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा। मेरी तरफ देखिए, ये कहकर उसने खुद अपने आप को देखा। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ मेरी मोहब्बत के नक्श मौजूद न हों। मेरा वजूद खुद उस मोहब्बत की टूटी हुई इमारत का मलबा है। मैं आपको ये दास्तान कैसे सुनाऊं और क्यों सुनाऊं जबकि आप इसे समझ ही नहीं सकेंगे। किसी का ये कह देना कि मेरी माँ मर गई है आपके दिल पर वो असर पैदा नहीं कर सकता जो मौत ने बेटे पर किया था। मेरी दास्तान मोहब्बत आपको किसी को भी बिल्कुल मामूली मालूम होगी, मगर मुझ पर जो असर हुआ है उससे कोई भी आगाह नहीं हो सकता, इसलिए कि मोहब्बत मैंने की है और सब कुछ सिर्फ मुझी पर गुजरा है। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसके हलक में तल्खी पैदा हो गई थी, क्योंकि वो बार बार थूक निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आपको धोखा दे गई? मैंने उससे पूछा, या कुछ और हालात थे? धोखा? वो धोखा दे ही नहीं सकती थी। खुदा के लिए धोखा न कहिए। वो औरत नहीं फरिश्ता थी, मगर बराह मौत का जो हमें खुश न देख सकी और इसे हमेशा के लिए अपने परों में समेट कर ले गई। आपने मेरे दिल पर खराशी पैदा कर दी है। सुनिए, मैं आपको दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। वो एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी जिस जमाने में उसकी और मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं अपने बाप दादा की सारी जायदाद याशियों में बर्बाद कर चुका था। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर बम्बई छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। अपनी मोटर चूँकि मेरे पास हवा करती थी, इसलिए मैं सिर्फ मोटर चलाने का काम जानता था। चनाचा मैंने इसी को अपना पेशा करार देने का फैसला किया। पहली मुलाजमत मुझे डिप्टी साहब के यहाँ मिली, जिनकी अकलौती लड़की थी। ये कहते कहते वो अपने ख्यालात में खो गया और दफ्तर चक हो गया। मैं भी खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो फरचौंका और कहने लगा, मैं क्या कह रहा था?
आप डिप्टी साहब के यहाँ मुलाजिम हो गए। हाँ, वो इन्हीं डिप्टी साहब की अकलौती लड़की थी। हर रोज सुबह 9 बजे में ज़हरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था। वो पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता है। मैंने इसे दूसरे रोज ही देख लिया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसमें एक खास बात भी थी। बड़ी संजीदा और मतीन लड़की थी। उसकी सीधी मांग ने उसके चेहरे पर एक खास किस्म का वकार पैदा कर दिया था। वो, मैं क्या अर्ज करूं, वो क्या थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी सूरत और सीरत बयान कर सकूं। बहुत देर तक वो अपनी ज़हरा की खूबियां बयान करता रहा। उस दौरान में उसने कई मर्तबा उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा मालूम होता था कि ख्यालात उसके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो गए हैं। कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा तमतमा उठता, लेकिन फिर अदासी छा जाते और वो आहू में गुफ्तगू करना शुरू कर देता। वो अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा हो। एक एक टिकड़ा जोड़कर उसने सारी कहानी पूरी की, जिसका महसूल ये था, ज़हरा से इसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुछ दिन तो मौके पाकर उसका दीदार करने और तरह तरह के मंसूबे बांधने में गुजर गए, मगर जब उसने संजीदगी से उस मोहब्बत पर गौर किया तो खुद को ज़हरा से बहुत दूर पाया। एक मोटर ड्राइवर अपने आका की लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है। चनाचा जब उस तल्ख हकीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वो मखमूल रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने बड़ी जरात से काम लिए। कागज के एक पर्चे पर उसने ज़हरा को चंद सतरें लिखी। ये सतरें मुझे याद हैं। ज़हरा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा नौकर हूँ। तुम्हारे वालिद साहब मुझे 30 रुपए माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या करूँ क्या न करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये सतरें कागज पर लिखकर उसने कागज उसकी किताब में रख दिया। दूसरे रोज जब वो इसे मोटर में स्कूल ले गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। हैंडल कई बार उसकी गिरफ्त से नकुल गया, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट न हुआ। उस रोज उसकी कैफियत अजीब रही। शाम को जब वो ज़हरा को स्कूल से वापस ला रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने मोटर रोकने के लिए कहा। उसने जब मोटर रोक ली तो ज़हरा ने नहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नहीं, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी न करना। मैंने अभी तक अब्बाजी से तुम्हारे उस खत का जिक्र नहीं किया जो तुमने मेरे किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करना पड़ेगी, समझे। चलो अब मोटर चलाओ। उस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और ज़हरा की मोहब्बत को अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वो कामयाब न हो सका। एक महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जुर्रत से काम लेकर खत लिखा और ज़हरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। इसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह को इसे नौकरी से बर्तरफ कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। शाम को स्कूल से वापस आते हुए ज़हरा उससे हम कलाम हुई। एक बार फिर उसको ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम अज कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल तुम्हें होना चाहिए। ये उसने एक बार फिर इसे कुछ उस संजीदगी और मुतानत से कहा का नईम की सारी उम्मीदें फना हो गईं और उसने कसद कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा और लिखने से हमेशा के लिए चला जाएगा। महीने के आखिर में नौकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी में ज़हरा को आखिरी खत लिखा। उसमें उसने नहायत दर्द भरे लहजे में उससे कहा, ज़हरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर दिल पर मेरा अख्तियार नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है। कल शाम को मैं लिखना छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की जरूरत नहीं।
तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी, मगर ये ख्याल न करना कि तुमसे दूर रहकर तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, मेरा दिल तुम्हारे कदमों में होगा। मैं हमेशा उन दिनों को याद करता रहूँगा जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि तुम्हें धक्का न लगे। मैं उसके सिवा और तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता था। ये खत भी उसने मौके पाकर उस किताब में रख दिया। सुबह को ज़हरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न कहा। चनाचा वो बिल्कुल ना उम्मीद होकर अपनी कोठरी में चला आया। जो थोड़ा बहुत इस्पात उसके पास था बांधकर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा का ज़हरा और उसके दरमियान कितना बड़ा फासला है। वो बेहद मखमूल था, अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। इसे उस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का मुलाजिम है और अपने आका की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी बेअख्तियार से मोहब्बत करता है तो उसमें उसका क्या कसूर है। और फिर उसकी मोहब्बत फेक तो नहीं। वो इसी अधीर बन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया का माली होगा। मुमकिन है उसके घर में कोई एकाएकी बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो ज़हरा सामने खड़ी थी। जी हाँ, ज़हरा। दिसंबर की सर्दी में शाल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी जुबान गिंग हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था क्या कहे। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी में गुजर गए। आखिर ज़हरा के होंठ हुए और थरथराते हुए लहजे में उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। बताओ अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन उससे पहले कि तुम्हारी उस कोठरी में दाखिल हूँ, मैं तुम से चंद सवाल करना चाहती हूँ। नईम खामोश रहा, लेकिन ज़हरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नईम को जैसे टीस सी लगी। उसका चेहरा तमतमाट था। ज़हरा, तुमने ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब अगर मैं दूं तो मेरी मोहब्बत की तवहीन होगी। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं मोहब्बत नहीं करता। ज़हरा ने उस सवाल का जवाब न दिया और थोड़ी देर खामोश रहकर अपना दूसरा सवाल, मेरे बाप के पास दूध है, मगर मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। जो कुछ मेरा कहा जाता है मेरा नहीं है, उनका है। क्या तुम मुझे दूध के बगैर भी वैसा ही अजीज समझोगे। नईम बहुत जज्बाती आदमी था। चनाचा उस सवाल ने भी उसके वकार को जख्मी किया। बड़े दुख भरे लहजे में उसने ज़हरा से कहा, ज़हरा, खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें न पूछो जिनका जवाब उस कदर आम हो चुका है कि तुम्हें थर्ड क्लास इश्किया नावलों में भी मिल सकता है। ज़हरा उसकी कोठरी में दाखिल हो गई और उसकी चारपाई पर बैठकर कहने लगी, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ज़हरा ने अपना कौल पूरा किया जब दोनों लखनऊ छोड़कर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे से मकान में रहने लगे। तो डिप्टी साहब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। नईम को नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो घर में नहीं था। डिप्टी साहब ने ज़हरा को बहुत बुरा भला कहा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई थी। वो चाहते थे कि ज़हरा नईम को छोड़ दे और जो कुछ हो चुका है इसे भूला जाए। वो नईम को 2-3 हजार रुपया देने के लिए भी तैयार थे, मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा, इसलिए कि ज़हरा नईम को किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार न हुई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मैं नईम के साथ बहुत खुश हूँ। आप उससे अच्छा शोहर मेरे लिए कभी तलाश नहीं कर सकते। मैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। अगर आप हमें दाएं दे सकी तो हम आपके ममनून होंगे। डिप्टी साहब ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो बहुत खशमालुदे हुए। इन्होंने नईम को कैद करा देने की धमकी भी दी, मगर ज़हरा ने साफ साफ कह दिया, अब्बा जी, उसमें नईम का क्या कसूर है।
सच तो ये है कि हम दोनों बेकसूर हैं। अलबत्ता हम एक दूसरे से मोहब्बत जरूर करते हैं और वो मेरा शोहर है। ये कोई कसूर नहीं है, मैं नाबल्ग नहीं हूँ। डिप्टी साहब अक्लमंद थे, फौरन समझ गए कि जब उनकी बेटी ही रजामंद है तो नईम पर कैसे जुर्म आयद हो सकता है। चनाचा वो जहरा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुछ अरसे के बाद डिप्टी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से नईम पर दबाव डालने और उसको रुपए पैसे से लालच देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। दोनों की जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। गो नईम की आमदनी बहुत ही कम थी और जहरा को, जो नाज़ुनम में पली थी, बदन पर खुरदरे कपड़े पहनने पड़ते थे और अपने हाथ से सब काम करने पड़ते थे। मगर वो खुश थी और खुद को एक नई दुनिया में पाती थी। वो बहुत सखी थी, बहुत सखी। नईम भी बहुत खुश था, लेकिन एक रोज खुदा का करना ऐसा हवा के जहरा के सीने में मौजी दर्द था और पेशतर उसके कि नईम उसके लिए कुछ कर सके। वो उस दुनिया से रखसत हो गई और नईम की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई। ये दास्तान उसने रख रख कर और खुद मजे ले लेकर करीबन 4 घंटों में सुनाई। जब वो अपना हाल दिल सुना चुका तो उसका चेहरा बजाय जर्द होने के तमतमा था, जैसे उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने खून दाखिल कर दिया है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हल्क सूख गया था। दास्तान जब खत्म हुई तो वो फौरन अट खड़ा हुआ, जैसे इसे बहुत जल्दी है, और कहने लगा, मैंने बहुत गलती की जो आपको अपनी दास्तान मोहब्बत सुना दी। मैंने बहुत गलती की। जहरा का जिक्र सिर्फ मजी तक महदूद रहना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज भरा गई। मैं जिंदा हूँ और वो उससे आगे वो कुछ न कह सका और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर कमरे से बाहर चला गया। नईम से फिर मेरी मुलाकात न हुई। अपोलो बंदर पर कई मरतबा उसकी तलाश में गया, मगर वो न मिला। 6 या 7 महीने के बाद उसका एक खत मुझे मिला, जो मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ। साहब, आपको याद होगा, मैंने आपके मकान पर अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई थी। वो महज फसाना था, एक छोटा फसाना। कोई जहरा है न नईम। मैं वैसे मौजूद तो हूँ, मगर वो नईम नहीं हूँ जिसने जहरा से मोहब्बत की थी। आपने एक बार कहा था कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं। मैं भी उन बदकिस्मत आदमियों में से एक हूँ जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने में गुजर गई। जहरा से नईम की मोहब्बत एक दिली पहला हुआ था और जहरा की मौत मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने इसे क्यों मार दिया। बहुत मुमकिन है कि उसमें भी मेरी जिंदगी की स्याही का दखल हो। मुझे मालूम नहीं आपने मेरे अफसाने को झूठा समझा या सच्चा, लेकिन मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ कि मैंने, यानी उस झूठे अफसाने के खालिक ने उसको बिल्कुल सच्चा समझा। 100% हकीकत पर मुबनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वाकई जहरा से मोहब्बत की है और वो सचमुच मर चुकी है। आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस अफसाने के अंदर हकीकत का आंसर ज्यादा होता गया और जहरा की आवाज, उसकी हंसी भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसके सांस की गर्मी तक महसूस करने लगा। अफसाने का हर जरा जानदार हो गया और मैंने यूं अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी। जहरा फसाना न सही, मगर मैं तो फसाना हूँ। वो मर चुकी है, इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा, अलविदा। जहरा मुझे जरूर मिलेगी। कहाँ, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने ये चंद सतौर सिर्फ इसलिए आपको लिख दी हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अगर उससे आप अफसाना तैयार कर लें तो आपको 7-8 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि एक मरतबा आपने कहा था कि अफसाने का मुआवजा आपको 7 से 10 रुपए तक मिल जाया करता है। ये मेरा तोहफा होगा। अच्छा, अलविदा। आपका मुलाकाती। नईम ने अपने लिए जहरा बनाए और मर गया। मैंने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया है और जिंदा
یہ میری زیادتی ہے۔